स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। तो हमने कोलेस्ट्रॉल कर लिया था। कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक चार्ट के माध्यम से भी हमने जानने की कोशिश की थी, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। तो वो जो चार्ट है वो इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था उसके भी आप नोट्स बना लोगे, या फिर अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो वो चार्ट इसी नोट्स के आप एक साइड में उसको बना सकते हो। ठीक है, अगला है लिपोप्रोटीन। तो जो ये जो लिपोप्रोटीन है, हमने कोलेस्ट्रॉल में भी पढ़ा था, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो कोलेस्ट्रॉल इन लिपोप्रोटीन्स के साथ क्यों जुड़ता है, कैसे जो कोलेस्ट्रॉल है वो इन लिपोप्रोटीन्स की वजह से जमा होता है, एक बार अगर हम इस लिपोप्रोटीन के कंसेप्ट को समझेंगे तो यहाँ थोड़ी सी हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो लिपोप्रोटीन्स हैं वो लीवर हमारा सिंथेसिस करता है। लिपोप्रोटीन से मतलब है, लिपो का मतलब होता है लिपिड, यानी कि हम जो फैट पढ़ रहे हैं उसका मतलब लिपो है, और प्रोटीन आपका एक अलग न्यूट्रिएंट आ गया, यानी कि लिपिड और प्रोटीन मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो ये जो लिपोप्रोटीन है ये आपके लीवर में सिंथेसिस होते हैं, और जो आपका टोटल लिपिड और लिपिड का जो आपका टोटल सेक्शन है उसका 3/4 से लेकर के 2/3 जो इसका पार्ट है वो इसका बनाते हैं आपका लिपोप्रोटीन। यानी कि अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 25% से लेकर के 33% जो आपका लिपिड है वो लिपोप्रोटीन ही है। लिपोप्रोटीन का जो मेन वर्क होता है वो होता है, ये एक तरह की गाड़ी का काम करता है फैट के ट्रांसपोर्ट के लिए। देखिए, फैट जो है, फैट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि फैट हमारा पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। आपने कभी अगर पानी में ऑयल को डाल के देखा है तो जो ऑयल है, तेल है, वो पानी में कभी भी घुलता नहीं है, बल्कि पानी की सतह पे तैरता रहता है। और इसी वजह से जो फैट है वो भी पानी में नहीं घुलनशील है, वो भी पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इसीलिए फैट को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ पानी में घुल ही नहीं रही है उसको आप कैसे पानी के थ्रू लेके जाओगे, क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसमें लगभग सारा का सारा पानी ही है। तो इस वजह से फैट के ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे आपका प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वो आपके वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, तो ब्लड में वो डिसॉल्व होके इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पर जो आपके फैट हैं, क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं है, जिस वजह से उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक अलग से फैसिलिटी की जरूरत है। तो ये आपके लिपोप्रोटीन वही काम करते हैं। लिपोप्रोटीन एक तरह की गाड़ी का काम करते हैं फैट को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये जो लिपोप्रोटीन है यही फैट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, और यही लिपोप्रोटीन 3-4 टाइप के होते हैं, जिसमें से 2 मेन हैं आपकी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम HDL कहते हैं, और एक है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये अपने साथ जिस भी फैट को लेके जाएगा तो ये उसको इधर उधर बिखरने नहीं देता, और अगर ब्लड में कुछ फैट बिखरा हुआ है तो उसे भी अपने साथ लेते हुए चलता है। इसी वजह से जो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है उस ब्लॉकेज को ये अपने साथ क्लियर करता हुआ चलता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है इसीलिए इसकी ग्रिप भी कम होती है, और अगर ये कोलेस्ट्रॉल को लेके जा रहा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो ये जगह जगह पे उसते हुए चलता है, और वो कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमा होता जाता है। ये जो डिपोजिशन है इसको हमने क्या कहा था, जो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो रही है, क्या कहा था हमने उसे? बैड प्लेग का तो। हाँ जी, प्लेग। तो जो प्लेग है वो टर्म यूज होता है ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है। तो ये पूरी प्रोसेस है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की। नेक्स्ट अगर हम फैट के फंक्शंस की बात करें तो
अभी तक हम जितने फैट के टाइप पढ़े उसमें लगभग हमने फंक्शन सारे के सारे डिस्कस कर ही लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसकी समरी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पर्टिकुलर फैट के टाइप से ही क्वेश्चन आएगा। लिपोप्रोटीन क्या काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, इन्हीं से आपका क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम यहाँ पे एक बार ये सारी चीजें देख लेते हैं। जो आपका फैट है वो एक मेजर न्यूट्रिएंट है और उसके बहुत सारे फंक्शन हैं। सबसे पहला उसका फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो जो फैट है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू रहती है वो है 9 कैलोरीज पर ग्राम, यानी कि हर एक ग्राम फैट में आपकी 9 कैलोरीज प्रेजेंट होती है। जो फैट है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि सबसे पहला जो फंक्शन हो गया वो हो गया फैट सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल आपके जितने भी विटामिन हैं उन सब का ट्रांसपोर्ट, उन सब का एब्जॉर्प्शन आपके फैट की ही हेल्प से होता है। इसके अलावा जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो इसेंशियल लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है और उसके साथ साथ आपके कुछ हार्मोन, बाइल एसिड का भी फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से होता है। एक और विटामिन हमने पढ़ा था विटामिन डी। विटामिन डी का भी जो प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल ही है। नेक्स्ट है जो हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ा। तो फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन भी उन्हीं फैट से होगी जो हम डाइट में लेते हैं। तो जो हम डाइट में फैट्स ले रहे हैं उन्हीं से जो हमारा लीवर है वो फॉस्फोलिपिड बनाएगा। और फॉस्फोलिपिड का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था हमारी बॉडी में, जो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था। इसके अलावा पिछली क्लास में हमने बात की थी जो फैट है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट भी हो जाता है। तो जो फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है वो होता है एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में। तो जहां पे भी फैट स्टोर्ड होगा वो स्टोर्ड होगा एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में। एडिपोज टिश्यू आपके कौन से टिश्यू में आता है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर या फिर न्यूरल? एपिथेलियल सर? नहीं, एपिथेलियम में नहीं आता है। एपिथेलियम आपकी सबसे आउटर कवरिंग रहती है। अब ये जो फैट जो है ये सबसे आउटर कवरिंग तो है नहीं, तो देखिए एपिथेलियम में नहीं आएगा। मस्कुलर होता है क्या सर? नहीं, मस्कुलर भी है नहीं क्योंकि मसल्स प्रोटीन की बनी होती है और मसल्स में फाइबर्स होते हैं। न्यूरल भी नहीं होगा। ये एडिपोज टिश्यू आपका कनेक्टिव टिश्यू में आता है। जो भी आपके ऐसे टिश्यूज हैं जो थोड़े अलग से हैं, जैसे आपका बोन है वो भी आपका एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, आपका जो ब्लड है वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं जो कि हमारी बॉडी को भरने का काम कर रही हैं, जिनका जो भी स्पेसिफिक फंक्शन हो, लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी को भरने का भी काम कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है ये वाइटल ऑर्गन्स के चारों तरफ प्रेजेंट होता है उनकी सुरक्षा के लिए। तो कौन सा फैट कहा था हमने जो वाइटल ऑर्गन्स के चारों तरफ प्रेजेंट होता है? विसरल। विसरल फैट। और इसके साथ साथ ये हमारी स्किन के नीचे भी प्रेजेंट होता है ताकि जो हमारी बॉडी की हीट है उसे कंजर्व किया जा सके। उसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। इसके अलावा जो आपकी नर्व्स फाइबर है, नर्व्स फाइबर यानी कि आपने पढ़ा होगा एक्सोन के बारे में और डेंड्राइट्स के बारे में, जो आपका एक तरह का नर्व सेल है। तो नर्व सेल के चारों तरफ भी एक फैट कवरिंग होती है और ये जो फैट कवरिंग है ये फैट कवरिंग हमारी जो नर्व इम्पल्स है उनको फास्ट बनाती है। क्या कहते हैं हम इस फैट कवरिंग को? सर न्यूरोलिमा। माइलिन शीट होता है सर। हाँ जी, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये देखिए ये जो आपका एक्सॉन होता है इन पे इस तरह की फैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो
जब नॉर्मल जो न्यूरल सिग्नल जाते हैं, अगर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी तो वो डायरेक्ट ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो जंप करके जो न्यूरल सिग्नल है वो आगे जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूरल सिग्नल है उनकी स्पीड फास्ट हो जाती है। तो फैट आपका ये भी काम कर रहा है। ये जो आपका रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी फूड के फ्लेवर में। फ्लेवर का मतलब है कि उस फूड का टेस्ट कैसा है, उससे जो स्मेल है वो किस तरीके की आ रही है, ये दोनों फ्लेवर बनाते हैं किसी भी फूड का। पैलेटिबिलिटी होती है कि उसको हम कितनी इजी खा सकते हैं। जैसे जो आपके स्प्राउट्स वगैरह को खाना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके अलावा अगर आप कुछ कुक्ड फूड खा रहे हो तो उसको खाना थोड़ा सा इजी है। तो पैलेटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी खाने को हम कितने इजीनेस के साथ खा पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पैलेटेबिलिटी। उसके बाद है सटाइटी वैल्यू। सटाइटी वैल्यू का मतलब ये है कि किसी भी खाने को खा करके हमें कितना फुल फील हो रहा है, कितना ज्यादा हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ खाना खा लिया है, तो इसे हम कहते हैं सटाइटी वैल्यू। सटाइटी वैल्यू को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो आपका एक फीलिंग आती है कि हाँ, एक सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग आती है खाना खाने के बाद, उसे हम सटाइटी वैल्यू कहते हैं। तो जिन भी फूड आइटम्स को आप खा रहे हो उसके बाद आपको पूरी तरह से फिजिकल सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही है कि हाँ अब हमारा स्टमक फुल हो गया है, तो उनकी हाई सटाइटी वैल्यू होती है। और वैसे ही कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, आप कितनी भी ज्यादा कैलोरीज में खा लो तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी स्टमक फुल नहीं हुआ है, तो उनकी लो सटाइटी वैल्यू होती है। तो जो आपका फ्लेवर है, जो आपका पैलेटेबिलिटी है और जो सटाइटी वैल्यू है, ये सारा का सारा फैट हमारा इंक्रीज करता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो फ्लेवर का मतलब, फ्लेवर और पैलेटेबिलिटी दोनों ही लगभग को रिलेटेड है। जितना ज्यादा टेस्टी खाना होगा, जितना ज्यादा अच्छा खाना होगा, उतनी ही इजीनेस के साथ हम उसे खा सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम खाना बनाते हैं सबसे पहले हम ऑयल ही गरम करते हैं और उसी के ऊपर हम फिर किसी भी चीज को फ्राई करते हैं। तो वो फूड के फ्लेवर को ही एनहेंस करने के लिए किया जाता है। या फिर अगर हम कुछ मीठा खा रहे हैं तो उसमें जो क्रीम डलती है वो भी आपका फैट ही होता है। तो किसी भी फूड के टेस्ट को, फ्लेवर को, उसके पैलेटेबिलिटी को और उसकी सटाइटी वैल्यू को, फैट जो है वो हमें एक लंबे टाइम के लिए फुल रखते हैं, लंबे टाइम के लिए हमारे स्टमक को फुल रखते हैं। तो इन सभी चीजों को फैट बढ़ाता है। नेक्स्ट है इसेंशियल फैटी एसिड। तो इसेंशियल फैटी एसिड, हम दो फैटी एसिड को इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। इनका नाम आपको याद कर लेना है क्योंकि इनके नाम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहला है लाइनोलेक एसिड, जिसे हम ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं, और ये आपका पूफा में आता है। पूफा का मतलब हो गया आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा है आपका लाइनोलेनिक एसिड। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के नाम में, एक है लाइनोलेक और दूसरा है लाइनोलेनिक एसिड, और ये है आपका ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन दोनों को ही हम इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। क्यों इनको हम इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं? वही रीजन है जो कि आपका प्रोटीन में था, ये बॉडी से नहीं बना पाते। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो सकते हैं और हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए हमें इन्हें डाइट से कंज्यूम करना है। तो जो आपके इसेंशियल फैटी एसिड हैं उनके बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं, जैसे कि ये जैसे जो डेवलपिंग जो चिल्ड्रंस हैं उनकी ग्रोथ के लिए इनका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा आपकी जो स्किन है उसकी नॉर्मल हेल्थ के लिए इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ और इनके अगर हम फंक्शन डिस्कस करेंगे तो जो फीटल ब्रेन है, या फीटल ब्रेन मतलब जो भ्रूण का दिमाग विकसित हो रहा है या फिर उसकी जो आंखें डेवलप हो रही हैं,
उसमें भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो ओमेगा 3 है और ये जो ओमेगा 6 है, ये दोनों ही हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारे नॉर्मल हेल्थ के लिए ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा ये जो दोनों फैटी एसिड है, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो आपने देखा होगा जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर उनको ओमेगा 3 की टैबलेट्स भी लिखते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो हार्ट प्रॉब्लम से हमें सेव करती है। तो ये दो आपके इसेंशियल फैटी एसिड हो गए। यहाँ पे दो और टर्म है, वैसे तो इतना डीप फैट से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो भी आप लोग याद कर लोगे। जो आपका ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उसमें से दो मेन टाइप हैं। एक है DHA, डिकोजा हेक्सेनोइक एसिड, और एक है EPA, इकोजा पेंटेनोइक एसिड। ये आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड के सब टाइप हैं, DHA और EPA। नेक्स्ट है फैट का डाइजेशन और फैट का एब्जॉर्प्शन। तो फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बाकी सारे न्यूट्रिएंट से थोड़ा सा अलग है। बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स थे, और वाटर सॉल्यूबल होने की वजह से वो एंजाइम्स के साथ भी अच्छे से रिएक्ट कर ले रहे थे, एंजाइम के साथ अच्छे से वो डिसॉल्व हो जा रहे थे, जिसकी वजह से एंजाइम उनको ब्रेक डाउन कर सकते थे। लेकिन अब ये जो आपके फैट हैं, ये क्योंकि वाटर में सॉल्यूबल तो है नहीं, तो एंजाइम भी आपके वाटर से ही बने हुए होते हैं, तो एंजाइम में भी ये एंजाइम से रिएक्ट नहीं कर सकते, एंजाइम भी इनको डिसॉल्व नहीं कर सकता है। अब आप लोग इमेजिन कीजिए, एक ग्लास में आप कुछ ऑयल ले रहे हो और उसके ऊपर आप एंजाइम डाल रहे हो उस ऑयल को तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, जो आपका एंजाइम है वो नीचे बैठ जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर उसकी सतह पे तैरने लगेगा। तो जब तक ऑयल इसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं, तब तक एंजाइम कैसे ऑयल को ब्रेक कर सकता है। तो सिमिलरली वैसा ही हमारी बॉडी में भी होता है। ऑयल जब तक डिसॉल्व नहीं होंगे एंजाइम के साथ, एंजाइम उनको तोड़ नहीं पाएंगे। इसकी वजह से जो फैट है उसका डाइजेशन अलग तरीके से होता है। फैट का डाइजेशन होता है हमारे स्टमक से। स्टमक में क्या होगा, जो स्टमक है वो गोल गोल घूमता रहता है। ये हमारा स्टमक का एक जनरल इमेज हो गई। जो हमारा स्टमक है उसकी जो वॉल्स हैं उनमें एक चर्निंग मूवमेंट होता है। इस तरीके से जो हमारा स्टमक की मसल्स हैं वो रोटेट करती रहती हैं, गोल गोल रोटेट करती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना भी फूड रहता है वो फूड भी गोल गोल रोटेट करता है। क्या कहते हैं हम इस मूवमेंट को? स्टमक में जो हाँ जी, इसको हम कहते हैं स्टमक की चर्निंग मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से जो आपके ऑयल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल में अलग अलग टूट जाते हैं, यानी कि अभी डाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो ऑयल ग्लास में ऊपर सतह में जमा हो गया था, अगर आप ग्लास के अंदर पानी को घुमाओगे तो जो ऑयल की सतह है वो टूटने लगेगी, ऑयल अलग अलग होने लगेगा। उसके बाद जैसे ही ये अलग अलग ऑयल के जो पार्टिकल हैं वो यहाँ पे से आगे जाते हैं डुओडेनम में, तो वहां पे ये रिएक्ट करते हैं बाइल के साथ। बाइल आपका रिलीज करता है लीवर। बाइल की फॉर्मेशन कैसे होती है? दो पिगमेंट आपके प्रेजेंट होते हैं, बिलीरुबिन और दूसरा है बिलीवर्डिन। ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट हैं ये बने होते हैं हमारे आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से। तो जो हमारा लीवर है ये इन दोनों पिगमेंट को बाइल की फॉर्म में रिलीज करता है। बाइल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ एक सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं।
तो ये जो बाइल है ये ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो फैट है इसको छोटे छोटे पार्टिकल में इसका ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल में फैट को डिवाइड कर देता है जो हमारा बाइल है। अभी इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो हो गई ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू फैट ड्रॉपलेट्स बाय बाइल एसिड। तो वो हमारा हो गया इमल्सिफिकेशन। जो आपका फैट है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट रहा है, तो इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन हो जाने के बाद, हाँ जी सर ये फिर से बता दीजिए इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस। ठीक है, इमल्सिफिकेशन होता है जो एक फैट का बड़ा पार्टिकल है, जब बाइल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बाइल इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। छोटे छोटे पार्टिकल में क्यों तोड़ा जा रहा है फैट को? ऑब्जर्वेशन इजी करने के लिए, कॉम्प्लेक्स से इजी करने के लिए है, क्योंकि डाइजेशन तो इजी फॉर्म में ही होता है। हाँ जी, और अभी जैसे मैंने आपको बताया एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक इसको छोटे छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ा जाएगा तो ये एंजाइम्स के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये जो फैट ड्रॉपलेट्स है इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन एक बार अगर इसका इमल्सिफिकेशन हो गया तो इमल्सिफिकेशन होने के बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल्स फिर से जुड़ सकते हैं आपस में, क्योंकि किसी ग्लास में आप ऑयल ले लो और उसको तोड़ो आप घुमा घुमा के, बाद में वो फिर से जुड़ जाएंगे। तो ये प्रोसेस ना हो, वो फिर से ना जुड़ के एक पूरा फैट का बड़ा पार्टिकल बना दें, इस वजह से जो हमारा बाइल एसिड है, बाइल एसिड फैट के साथ उसके चारों तरफ एक राउंड बना देता है। जैसे ये हमारा फैट का ड्रॉपलेट हो गया, तो इसके चारों तरफ जो बाइल है वो एक लेयर बना देगा। अब ये क्यों होता है? ये होता है इन दोनों के केमिकल नेचर की वजह से। एक हाइड्रोफिलिक है और एक हाइड्रोफोबिक है, तो दोनों ही आपस में यहाँ पे जुड़ते हैं। तो अभी आप इतना समझ सकते हो कि ये जो फैट ड्रॉपलेट्स है इसके चारों तरफ जो हमारा बाइल एसिड है वो एक लेयर बना देता है, और ये जो पूरा अभी पार्टिकल बना इसे हम कहते हैं मिसेल। ठीक है, तो फैट के डाइजेशन की एक बार स्टेजेस आई थी एग्जाम में। तो सबसे पहले जो स्टेज है वो है आपकी ब्रेक डाउन बाई चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक। सबसे पहले स्टमक की चर्निंग मूवमेंट फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगी। उसके बाद अगला स्टेप बताइए। इमल्सिफिकेशन लिवर में जो होता है इमल्सिफिकेशन। हाँ जी, इमल्सिफिकेशन दूसरा स्टेप है, लेकिन ये लीवर में नहीं होगा। लीवर बाइल बनाता है, लेकिन बाइल आपके डुओडिनम में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है जी तो, सर, ड्यूटेरियम। हाँ जी, यहाँ पे दूसरा फंक्शन होगा इमल्सिफिकेशन का, सॉरी दूसरी प्रोसेस होगी इमल्सिफिकेशन की। तीसरी प्रोसेस है मिसेल फॉर्मेशन। जो आपका ये जो फैट है ये अब इसके चारों तरफ बाइल की लेयर बन जाएगी और उसको हम कहेंगे मिसेल। तो ये जो मिसेल एक बार बन जाते हैं उसके बाद फैट आपस में नहीं जुड़ पाता है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल बने इनके साथ फिर एक एंजाइम है वो रिएक्ट करता है। उस एंजाइम का नाम है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है ये जो फैट है उनको फैटी एसिड में तोड़ देता है। अगर ग्लिसरॉल है तो उसको अलग से तोड़ देगा, और फैटी एसिड है तो फैटी एसिड को अलग अलग कर देगा। तो लास्ट में जो डाइजेशन करेगा वो आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज ही फैट का डाइजेशन करता है। लेकिन डाइजेशन से पहले 2-3 स्टेप यहाँ पे रिपीट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो लास्ट हेडिंग है वो है RDA फॉर फैट, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। कितना फैट हमें लेना चाहिए? तो फैट जो है वो लगभग 20 से 35% जो आपकी एनर्जी है वो फैट से आनी चाहिए। और जो आपका टोटल फैट है वो चिल्ड्रंस को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि चिल्ड्रंस में जो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें फैट की वजह से ही होती हैं। न्यूरल जो सेल्स हैं उनमें भी फैट का इम्पोर्टेंट रोल है। तो बच्चों में नर्व सेल्स भी बढ़ती हैं, तो चिल्ड्रंस में थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में फैट लगता है। तो जो चिल्ड्रंस हैं उनमें लगभग 30 से 40%, जो आपके 2 से 4 साल के बच्चे हैं उनमें 30 से 40% तक
उनको फैट हम दे सकते हैं। और जो 4 से 18 साल तक के जो चिल्ड्रंस हैं उनको 25 से 35%। तो ये फैट का एक जनरल डाइटरी रिकमेंडेशन हो गया। इससे वैसे मोस्ट प्रोबेबली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो डाइटरी रिकमेंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। आपको हर जगह अलग अलग जो रिकमेंडेशन है वो मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैट की, तो क्योंकि सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में जाके बैड कोलेस्ट्रॉल को बना रहे थे, इसीलिए जो सैचुरेटेड फैट है वो आपकी बॉडी में 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 10% ही आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। तो ये जो आपका 20 से 35% है, इसमें से बस 10% ही आपका सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, और जो बाकी रह गया आपका 10 से 25% वो आपका अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। तो बहुत कम चांसेस हैं कि इसका आरडी आपको एग्जाम में पूछ लें, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि चिल्ड्रंस को थोड़ा ज़्यादा फैट की ज़रूरत है और सैचुरेटेड फैट की हमें कम ज़रूरत है, और अनसैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा फैट कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में बता दीजिए। ओके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, तो एक बार आप रिकॉर्डिंग से होके जाओगे। इन शॉर्ट जो सैचुरेटेड फैट हैं वो आपके एनिमल जो फैट सोर्सेज हैं वहाँ से हमें मिलते हैं, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज वगैरह हो सकती है। अनसैचुरेटेड फैट मोस्टली प्लांट सोर्स से मिलते हैं, और ये हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हाँ सर जी, जो कोई ये और? घी वगैरह रहता है ना, घी यानी जो घी हाँ को जी, आई डोंट नो। हाँ, वो फिर गुड में आएगा कि बैड में आएगा? देखिए जो क्योंकि आपका, मिल्क के प्रोसेस से ही बनता है ना घी। हाँ जी, जो आपका घी है वो उसका थोड़ा सा वो पूरा एक अलग टॉपिक है, क्योंकि जो है उनको दो कैटेगरीज सर में हम अगर लिमिट में क्लासिफाई लेते कर हैं तो सकते सर, अगर लिमिट ऐसा बोल सकते हैं सर, अगर लिमिट में लेते हैं तो मेरे लिए गुड होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, और एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमको बेड में आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ जी, मतलब एक्स्ट्रा आप लोगे तो वो तो आपके लिए मतलब फिर तो खराब है ही, लेकिन अगर मैं 2 मिनट में इस चीज को थोड़ा, क्योंकि सर आपने बता दिए थे एनिमल है, तो ये भी एनिमल से ही आता ना सर। नहीं, घी में थोड़ा सा अलग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसे, वैसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारी इंडियन ओरिजिन की गायें हैं, जैसे कि आपकी साहिवाल सर, हाँ गिर गाय सर, साहिवाल, गिर गिर हो गाय हो गई, गया। हाँ ये जितनी भी इंडियन ओरिजिन की गायें हैं, भारतीय नस्ल की जितनी भी गायें होती हैं, साहिवाल, गिर, कांकरेज, ये जितनी भी गायें हैं, आपको इनमें एक हम्प मिलेगा। हम्प का मतलब अ, पीठ पर उनका, सर रहता है ना सर, पीठ पर जो रहता है उसी को हम से बोलते हैं। हाँ जी, हम्प मिलेगा आपको। तो ये जितनी भी गायें हैं, इनका जो दूध होता है वो A2 मिल्क होता है, उसे हम A2 मिल्क कहते हैं। तो ये जो दूध है ये हमारे लिए बहुत पौष्टिक होता है, और इसका जो घी बनता है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके कम होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, लेकिन कम होंगे, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें थोड़े ज्यादा होते हैं। और साथ में हमने ये जो ओमेगा 3 पढ़ा था, DHA पढ़ा था हमने, उसमें जो वो बहुत ज्यादा होता है इस गाय के दूध में। तो इसकी वजह से ये हमारे हार्ट के लिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे हार्ट के लिए खराब है, बेनिफिशियल है, लेकिन अभी तक इसका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल के भी हमारे पास बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है। दूसरी जो गायें होती हैं वो होती हैं आपकी आउटर इंडियन ओरिजिन की जो काउस हैं। हाँ जी, जैसे जर्सी हो गई, होलिस्टीन फ्रीजियन हो गई, वो काली सफेद चकते वाली गाय, तो इनका जो दूध है ज्यादा अमाउंट में दूध देती है। इनका जो दूध है उसमें A1 मिल्क, A1 प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होती है, तो उसे हम A1 मिल्क कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये हमारे लिए बहुत
एक तरह से खराब है। बच्चों में कैंसर, डायबिटीज, ये सारी कंडीशन इसकी वजह से देखी गई है। तो इसका जो घी बनेगा वो भी इसी की तरह दूध की ही प्रॉपर्टी लिए हुए बनेगा। तो गाय अगर आपकी इंडियन ओरिजिन की है, प्योर इंडियन ओरिजिन की है, तो उसका जो घी है वो नुकसान नहीं करेगा और बेनिफिट ही आपको करेगा। वो पित्त शामक भी माना गया है। तो हार्ट जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादातर पित्त की वजह से ही होती है। तो वो जो घी है उसे आयुर्वेद में पित्त शामक माना गया है। लेकिन देसी गाय का घी होना चाहिए। अगर हम भैंस का ले लेंगे या फिर अगर हम जो हाइब्रिड गायें हैं, जो क्रॉस करके जो गायें दूध देती हैं, वो सारी फिर A2 मिल्क में आ जाती हैं। तो वो हमारे लिए फिर एक हेल्दी ऑप्शन नहीं रहता है। ओके सर, और वो जो ओमेगा 3 और बोले वो फिश कॉड ऑयल जो लीवर कॉड उसी से मिलता है ना सर? हाँ, ओमेगा 3 आपके फिश कॉड, लीवर कॉड में रहेगा। इसके अलावा आलमंड्स वगैरह इन चीजों में भी रहता है, बादाम का तेल और ऑलिव ऑयल में भी रहता है। सर वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं ऊपर से? ओमेगा 3, कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स वो होते हैं ना सर? हाँ वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो अगर आपकी डाइटरी जो हैबिट है, अगर आप नॉन वेज लेते हो तो आप ले सकते हो ओमेगा 3 के जो कॉड लीवर के कैप्सूल हैं या फिर सिरप भी आते हैं, वो भी ले सकते हो आप। उनका कोई ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहता क्योंकि वो बॉडी के लिए जरूरी ही है और उनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फैट कवर हो गया। जो यहाँ पे से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनेंगे। जो हमने अलग अलग टाइप के फैट डिस्कस किए, उनके जो मेन फंक्शंस हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से क्वेश्चन बने, कोलेस्ट्रॉल से क्वेश्चन बनेगा। और यहीं पे आपका जो हमने पढ़ा था कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा था, उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे आपके फैट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। तो विटामिन्स और मिनरल्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज मैं अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, ये जो विटामिन और मिनरल हैं, अभी तक लगभग 5-6 आपके नेट के एग्जाम हो गए, लेकिन अभी तक विटामिन और मिनरल से कोई भी डीप क्वेश्चन नहीं आया है। विटामिन और मिनरल से अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हमेशा क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आए हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, ट्रेस मिनरल कौन कौन से हैं, मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं, या फिर 2-3 बार तो विटामिन बी का साइंटिफिक नेम ही पूछ लिया था। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपके जितने भी डिटेल अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से आए हैं, या फिर मोस्टली वो क्वेश्चन आएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और लास्ट वाली जो यूनिट है उससे थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। विटामिन और मिनरल्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सुपरफिशियल क्वेश्चन इनसे आते हैं और नाम पूछ लेंगे, विटामिन का साइंटिफिक नेम अगर पूछ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना सरफेस लेवल के यहाँ पे से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम फंक्शंस वगैरह विटामिन के डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा इसको रटने की जरूरत नहीं है, जो भी मेन मैं आपको चीजें टिक कराऊंगा वो बस आपको जरूर से याद करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम विटामिन। विटामिन जो है, विटामिन एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं हम? किन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे? सर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं उनको। हाँ जी, अब यहाँ पे ऑक्सीजन होना जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो आपके कार्बन से बने हुए होते हैं। तो जिस भी कंपाउंड में कार्बन आ रहा है यानी कि वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और दूसरी इसकी डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि प्लांट और एनिमल में सिंथेसिस किए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो विटामिन भी आपका एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन होता है
और ये प्लांट या फिर एनिमल्स द्वारा बनाए जाते हैं। एक मिनट जस्ट। विटामिन्स को ये जो विटामिन है ये हमें कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी की वाइटल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइटल फंक्शनिंग यानी कि जो अस्तित्व के लिए हमारी बॉडी में फंक्शन चल रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, किडनी जो फिल्टर करती है, तो उसके लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। आपके जो विटामिन हैं, आपके जो मिनरल्स हैं, वो दोनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्यों आते हैं? क्योंकि ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में इस वजह से नहीं आते हैं कि हमें इनकी कम महत्व हमारा इनकी बॉडी में है, हमारी बॉडी में इनका कम महत्व है, इस वजह से हम इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन और मिनरल्स में कोई भी कैलोरी या फिर कोई भी एनर्जी नहीं होती, जैसे कि ये पहले भी लिखा हुआ था, लेकिन बहुत सारे जो आपके दूसरे न्यूट्रिएंट हैं उनको हेल्प करता है विटामिन और मिनरल। नेक्स्ट है, कुछ विटामिन कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं। कोएंजाइम हम किसे कहते हैं? ऐसे कोई बताएगा कोएंजाइम हम किसे कहते हैं? जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो तो आपके एंजाइम हो गए। देखिए, जो दूसरे एंजाइम्स के लिए सर एक्टिवेटर होते हैं, उन्हें एक्टिवेट हाँ करते हैं। हाँ जी, कोएंजाइम, जैसे कि आपका नाम से ही हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। एंजाइम्स मतलब जो हमें डाइजेशन में या फिर किसी चीज के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहे हैं। तो एंजाइम्स को जो एक्टिवेट करेंगे या फिर एंजाइम्स की जो हेल्प करेंगे उन्हें हम कोएंजाइम्स कहते हैं। तो कोएंजाइम आपके बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेटर होते हैं, और बहुत सारे जो कोएंजाइम हैं वो भले ही एक्टिवेटर ना हो लेकिन फिर भी वो एंजाइम के लिए जरूरी होते हैं। तो कोएंजाइम मतलब ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व जो किसी एंजाइम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो बहुत सारे जो विटामिन हैं वो कोएंजाइम की तरह भी वर्क करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो विटामिन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक है फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन हम ऐसे विटामिन को कहते हैं जो कि आपके वाटर में सॉल्युबल हैं, तो इसीलिए वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा? ब्लड की हेल्प से होगा। हाँ जी, इनका जो एब्जॉर्प्शन है, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड की हेल्प से होगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो क्या हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं? नहीं सर, नहीं स्टोर तो नहीं होगा, वाटर रहेगा। हाँ जी, देखिए वाटर हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जितना हमारे ब्लड में वाटर की जरूरत है उतना वाटर हमारे ब्लड में रहेगा। बाकी एक्सेस वाटर को ऐसा नहीं है हमारी बॉडी में ऊंट की तरह कोई मैकेनिज्म है कि हम पानी को स्टोर करके रखेंगे, ऐसा नहीं है। हम पानी को स्टोर नहीं कर सकते। एक्सेस वाटर को यूरिन की फॉर्म में हम आउट कर देते हैं। तो क्योंकि एक्स्ट्रा पानी जब हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा है तो उस पानी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा विटामिन होंगे वो भी हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो वाटर में सॉल्युबल है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरा ही ब्लड में होगा। और जब ये एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में हो जाएंगे
तो क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर कहीं स्टोर नहीं हो सकता है, इसीलिए वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है विटामिन बी और विटामिन सी। अब यहाँ पे से आप एक और कंसिक्वेंस आप डिराइव कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया था एक बार, कौन से दो ऐसे विटामिन हैं जो कि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी अमाउंट में इनको ले रहे हो तो आपकी बॉडी में ये टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेंगे। टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कोई चीज अगर अपनी मात्रा से ज्यादा हो जाए तो वो एक जहर का काम करने लगती है, उसे हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं, तो आप कितना भी ज्यादा अमाउंट में विटामिन बी लो, विटामिन सी लो, तो इनके बहुत कम चांसेस हैं टॉक्सिसिटी के। ये हमारी बॉडी से फिर बाहर निकल जाएंगे जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा होंगे तो। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से विटामिन ऐसे हैं जिनकी सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी के चांसेस हैं, तो वहां पे भी आपका आंसर रहेगा विटामिन बी और विटामिन सी, क्योंकि स्टोरेज इनकी कोई है नहीं। अगर आपने थोड़ी सी भी डाइट में कमी करी तो सीधे ही इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसकी वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, और साथ में क्योंकि फैट हमारी बॉडी में स्टोर भी रहता है एडिपोज की फॉर्म में, तो ये जो हमारी बॉडी में स्टोर भी हो सकते हैं। अब आप लोग बताइए इनके एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? फैट्स, फैटी एसिड्स। हाँ, फैट इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, लेकिन कौन सा फैट? लिपोप्रोटीन। नहीं, लिपोप्रोटीन नहीं होगा यहाँ पे। कौन सा फैट हेल्प करेगा? कौन सा फैट हमने पढ़ा था जो कि बाकी फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? लिपोप्रोटीन। एडिपोज सर। नहीं, एडिपोज तो आपका बॉडी में स्टोर्ड रहता है। फैट की स्लाइड में पढ़ा था ना हमने, जो आपका फॉस्फोलिपिड है वो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो फॉस्फोलिपिड फैट के एब्जॉर्प्शन में क्योंकि हेल्प कर रहा है, तो साथ ही साथ ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनको भी फॉस्फोलिपिड ही एब्जॉर्ब करेगा। अब इनके ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करेगा? सर ये लिम्फेटिक सिस्टम से रहता है क्या ये? नहीं, फैट आपका लिम्फ की बजाय ज्यादा ब्लड से ही जाएगा, लेकिन जैसे फैट जा रहा था वैसे ही ये भी आपका मूव करता है, इसका मूवमेंट वैसा ही होगा। तो फैट का कौन सा पार्ट इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा ब्लड में? लिपोप्रोटीन। हाँ जी, लिपोप्रोटीन। अब ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, 4 हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, के और ए। इनको आप डेका की फॉर्म में याद रख सकते हो, DEKA, डेका। अभी तक हमारे पास टोटल जितने विटामिन डिस्कवर्ड हैं उनकी संख्या है 13। इसमें से 4 आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है और 9 आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये नंबर भी आपको याद रखना है। 4 आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये सॉल्युबल की स्पेलिंग गलत हो गई है। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके यही रहेंगे DEKA, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके 9 क्यों हो गए? क्योंकि एक तो आपका विटामिन सी हो गया और 8 आपके विटामिन बी के टाइप हो गए। अब ये जो यहाँ पे सारे के सारे विटामिन का आपको साइंटिफिक नेम मिल जाएगा, ये भी आपको याद करना है, क्योंकि 1-2 बार तो ये साइंटिफिक नेम के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को हम कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन B1 को थायामिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नायासिन, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B9 को फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारे के सारे नाम आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए,
क्योंकि इनसे आपके मैथ्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक दो भी वहां पे आपको एक दो भी अगर याद है फिर भी आप सही कर लोगे, लेकिन अगर जस्ट एक विटामिन का पूछ दिया वहां पे आपको ये सारे ही नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जनरल फंक्शन एंड डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन। बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सारी चीजें भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो विटामिन हैं वो लगभग एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं। अब जो नौ कुछ अलग है उसे हमें याद रखना है। जैसे कि ये विटामिन ए है, इसका साइंटिफिक नेम क्या बोला था हमने? रेटिना। रेटिनॉल। रेटिनॉल। हाँ जी, रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है नॉर्मल विजन में हेल्प करता है। बाकी नॉर्मल सेल डेवलपमेंट इन द बॉडी ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो है नॉर्मल विजन, यानी कि बहुत सारे फंक्शन विटामिन ए करता है, लेकिन उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है हमारी नॉर्मल विजन में हेल्प करता है। हमारी रेटिना में दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक है रॉड सेल्स, दूसरी कौन सी सेल है? सलाब। कौन सेल? कौन रॉड सेल और कोन सेल। अब ये जो दोनों सेल हैं ये बनती है एक पिगमेंट से जिसे हम रेटिनल पिगमेंट कहते हैं, और वही पिगमेंट प्रोवाइड करता है हमारा विटामिन ए। अगर विटामिन ए नहीं रहा तो उसकी वजह से नॉर्मल विजन हमारी अफेक्ट होगी, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कोई सर क्वेश्चन है आप? दो सेल जो बताए आपने, वो डॉट सेल और एक और कौन सा बताया? कौन? CONE, रॉड सेल और कोन सेल। ठीक है, दूसरा है आपका विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं। अब ये जो थायमिन है ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी कि हमने जब ग्लूकोज को टूटते हुए पढ़ा था, ग्लूकोज जब टूट रहा था सबसे पहले पायरुविक एसिड में टूट रहा था, वहां पे बहुत सारी रिएक्शन हो रही थी। तो हर रिएक्शन के लिए वहां पे कोई ना कोई एंजाइम होता है। अब हमने वहां पे उतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ा क्योंकि इतना डीप नहीं आता है। तो ये जो थायमिन है ये उनमें से किसी एक रिएक्शन के एंजाइम का को एंजाइम है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको को एंजाइम लगभग हर दूसरी जगह मिलेगा। थायमिन का आपने याद रखना है कि नर्वस सिस्टम के फंक्शन में हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होगा उसे हम बेरी कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन भी आपकी नॉर्मल विजन। सर एक मिनट, बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या है सर? बेरी ये एक तरह से आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसकी वजह से जैसे मुंह खुला रह जाएगा और सही से नर्व कंडक्शन नहीं होगा। ये ऐसे जनरल सिम्टम्स आते हैं क्योंकि थायमिन आपके नर्वस सिस्टम में हेल्प कर रहा है, तो उसकी वजह से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही डिसऑर्डर होता है। तो नर्वस सिस्टम आपका अफेक्ट होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। अब ये जो राइबोफ्लेविन है ये भी हमारी नॉर्मल विजन में हेल्प करेगा, लेकिन ये भी इसका स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। तो ये अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी होगी वो आपने याद रखनी है, राइबोफ्लेविनोसिस। इसको आप लोग जरूर से याद रखोगे। राइबोफ्लेविनोसिस आपके राइबोफ्लेविन की वजह से होगी। ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक तरह की कंडीशन है जो बन जाती है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से। अब इसमें आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे रहेंगे, इसके अलावा हल्का सा देखने में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह की, और उसके अलावा वाटर रिटेंशन होने लगता है, जगह जगह पे हाथ और पैरों में पानी जमा होने लगता है। तो ये सारी चीजें राइबोफ्लेविनोसिस में आती हैं। तो वो भी आपको याद नहीं रखना है, जस्ट ये जो है राइबोफ्लेविनोसिस है उसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नायासिन। अभी हम ये जो हमने यहाँ पे विटामिन B1, B2, B3 ये सारी चीजें पढ़ी थी, अभी हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं।
तो आपका जो नायसिन है वो भी विटामिन बी में आता है, कौन सा, B1 B2, तो ये आपका B3 में आ जाएगा नायसिन। तो इसकी वजह से, हाँ जी, हाँ जी, B3 होगा क्या? हाँ B3 होगा, B3 राइबोफ्लेविन? नहीं, राइबोफ्लेविन B2 है, आपका नायसिन B3 है। थायमिन? थायमिन आपका B1 है। ओके सर। हाँ जी, ये उसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं जैसे आपके पहले लिखे हुए थे। तो नायसिन की वजह से जो डिजीज होता है उसका नाम है पेलाग्रा। उसके बाद है आपका पेंथोथेनिक एसिड। ये B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ये सारे के सारे जो विटामिन हैं ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम हैं उनके कोएंजाइम की तरफ वर्क कर रहे हैं। इसकी वजह से जो डिजीज होता है वो हमारा एनीमिया हो सकता है, और इसी को हम कन्वर्जन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एनीमिया में आपका दो पार्ट था, एक था हीम पार्ट और दूसरा था ग्लोबिन पार्ट। तो जो नॉर्मल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसमें आयरन पार्ट हमारी बॉडी में कम हो जाता है। जैसे जो आपका हीमोग्लोबिन है, एक मिनट जस्ट, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है, मैंने आपको बताया था इसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले एनीमिया, सबको क्लियर है एनीमिया हम किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी को। हाँ, एनीमिया आपका होता है हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक, उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले जाने का काम कर रहा है। अब एनीमिया होने के अलग अलग वजह हैं। सबसे पहली वजह है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आगे आयरन आएगा, वो चीज हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है हीम। ये जो हीम है ये एक ग्रीक वर्ड है जो आयरन के लिए यूज होता है। तो अगर आयरन हमारी बॉडी में नहीं रहा तो हीम नहीं बन पाएगा, और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका ग्लोबिन पार्ट। ये जो ग्लोबिन पार्ट है ये मैंने आपको बताया था एक तरह की प्रोटीन होती है। अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत सारे आपके विटामिन हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे हमने देखा ये जो आपका B5 है वो हेल्प करता है, B6 है ये भी हेल्प करता है, और इसके अलावा आपका जो B12 है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन B5, विटामिन B6 और इसके अलावा आपका विटामिन B12, ये तीनों इस ग्लोबिन पार्ट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर इस ग्लोबिन पार्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई, अगर इन तीनों में से कोई भी अगर विटामिन हमारी बॉडी में मिस हो रहा है, तो इसकी वजह से ये ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से इस हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। तो इस एनीमिया को हम कहेंगे परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया वैसे मोस्टली ये जो टर्म है ये यूज होता है विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया हो रहा है उसे हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। लेकिन साथ में आपका जो विटामिन B6 है, विटामिन B5 है, इनकी वजह से भी एनीमिया होगा, क्योंकि ग्लोबिन पार्ट यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। सर तो मेनली इसमें क्वेश्चन कैसा होगा B12 या
किसकी कमी से? सर तो परनीशियस एनीमिया बोला तो ऑप्शन में B12 ही इम्पोर्टेंट होगा ना? हाँ, B12 परनीशियस अगर आया है तो वहाँ पे B12 ही होगा, क्योंकि परनीशियस टर्म वहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि B12 की वजह से ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसकी जो फॉर्मेशन होगी उसके एक स्टेप वहाँ पे रुक जाता है, तो इसकी वजह से उसे हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। वो जो स्टेप है वहाँ पे इस तरह का कोई आपका एंजाइम आता है जिसकी वजह से उसे हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। लेकिन B6 और B5 यहाँ पे परनीशियस एनीमिया टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे बस एनीमिया टर्म आएगा। तो अगर एनीमिया पूछ रहा है तो विटामिन B5, B6 और B12 तीनों आएंगे, और अगर परनीशियस एनीमिया पूछ रहा है तो विटामिन B12 वहाँ पे आएगा। क्लियर हुआ? सर स्पेलिंग बताइए ये परनीशियस। परनीशियस एनीमिया आपका यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल में, PERNICIOUS ANEMIA, परनीशियस एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B6। ये जो विटामिन B6 है, अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे विटामिन पढ़े थे, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इनका रोल था। उसके अलावा जो आपका विटामिन B7 है यानी कि बायोटिन, इसका रोल भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में है। लेकिन जो आपका विटामिन B6 है, B6 का जो रोल है वो है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब अमीनो एसिड टूट रहे हैं या फिर जुड़ रहे हैं, वहां पे जो एंजाइम यूज हो रहा है उसके कोएंजाइम की तरह वर्क कर रहा है आपका विटामिन B6। तो इन चीजों को, ये जो छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक आपका विटामिन B1, B2, B3 और इसके साथ साथ आपका B7, इनका जो रोल है वो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी कि किस चीज का मेटाबॉलिज्म, कौन से न्यूट्रिएंट का? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फैट्स। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट का। फैट, यहाँ पे फैट भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में आता है, लेकिन डोमिनेंटली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहेगा। इसके अगेंस्ट में नेक्स्ट यहाँ पे B5 भी था। इसके अगेंस्ट में जो B6 है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। तो ये जो आपका B6 है, इसका एक और आपने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ध्यान में रखना है। ये अमीनो एसिड, जो आपका अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान, उसी से आपका विटामिन B3 बनता है। एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान, उसी से आपका विटामिन B3 बनता है हमारी बॉडी में। हम फूड से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी भी विटामिन B3 को बनाती है। कौन सा अमीनो एसिड से बनाती है? विटामिन अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से बनाएगी। और कौन सा विटामिन इसमें हेल्प करता है? आपका विटामिन B6 इस प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो ये जो टेबल है, इसका आपने इन बारीकियों को ध्यान में रखना है। विटामिन B6 की वजह से आपका एनीमिया, नर्व डैमेज, सीजर्स, स्किन प्रॉब्लम्स और मुंह में छाले, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो सकती हैं। एक मिनट। हाँ जी, ट्रिप्टोफैन से विटामिन B3 बनता है। हाँ विटामिन B3 बनाने के लिए B6 हेल्प करता है। हाँ जी, B6 हेल्प करेगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है आपका? सर ये किस किस में रहेगा विटामिन B6? सोर्सेस आगे पढ़ेंगे हम, इसके जस्ट बाद हम सोर्सेस डिस्कस करेंगे। ओके सर, ये पेलेग्रा के सिम्टम्स और बता दीजिए। पेलेग्रा आपके बेसिकली माउथ से रिलेटेड एक डिजीज है, जिसमें माउथ में सोर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं और हल्का सा डार्कनेस आ जाती है लिप्स में। ये पेलेग्रा के सिम्टम्स हैं सारे। ठीक है, अगला है बायोटिन। अब बायोटिन का एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो बायोटिन है ये हमारा हेयर और नेल्स, इन दोनों की ही हेल्प, इन दोनों के ही हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। आपने बहुत सारे शैम्पू वगैरह का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि इसमें बायोटिन प्रेजेंट है।
तो बायोटिन हम कहते हैं विटामिन B7 को, जो कि हमारे बालों का और हमारे नाखूनों की प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी मेंटेन करके रखेगा। बाकी नॉर्मल सेल ग्रोथ वगैरह लगभग सभी विटामिन में आपको मिल जाएगी। और साथ में एनर्जी मेटाबॉलिज्म आपने B7 में भी यहाँ पे याद रखना है। तो ये आप याद रख लोगे, एनर्जी मेटाबॉलिज्म कौन कौन से विटामिन की वजह से हो रहा है। अब ये जो B7 है, B7 की वजह से जो मेंटल स्टेट है वो चेंज हो सकती है, यानी कि जो मूड है वो चेंज हो सकता है। और इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो हैं धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं, जो नाखून है उनमें दरारें पड़ जाती हैं, ब्रिटलनेस वहां पे आ जाती है, और मस्कुलर पेन हो सकता है। ये सारी इसके सिम्टम्स हैं, इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। मेन जो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है वो है चेंज इन मेंटल स्टेट, और उससे भी ज्यादा आप लोग याद रखोगे बालों का झड़ना और नाखूनों में जो ब्रिटलनेस आ जाती है, जो हल्की सी दरारें आ जाती हैं, वो आपके बायोटिन की कमी से ही होती है। नेक्स्ट है आपका फॉलेट और फॉलिक एसिड, जिसे हम विटामिन B9 कहते हैं। ये नए जो आपके सेल्स बन रहे हैं, जितने भी नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है, उसमें एक कोएंजाइम का रोल प्ले करता है। तो विटामिन B9 की वजह से बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ इसके कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं है जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। विटामिन B12 भी वही फंक्शन करता है जो आपका विटामिन B9 कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है विटामिन जो B9 है, अगर आपको क्वेश्चन में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले आपका जो डोमिनेंस आंसर रहेगा वो विटामिन B12 ही रहेगा। विटामिन B12 की वजह से नर्व सेल की डेथ होने लगती है डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से ब्रेन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और इसकी वजह से जो हमारे एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सट्रीमिटीज मतलब जो हाथ पैर हैं, वहां पे नमनेस आने लगती है। नमनेस क्यों आएगी, सुन्नपन वहां पे क्यों आएगा, क्योंकि उस जगह पे जो नर्व सेल हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे से हमारे ब्रेन का संपर्क कट जाता है और हाथ पैरों में फिर सुन्नपन आ जाता है, नम्बनेस आ जाती है। इसके अलावा परनीशियस एनीमिया तो आपको याद रखना ही है विटामिन B12 की कमी से। या B9 सर, विटामिन B9 अभी नहीं, परनीशियस एनीमिया आपका विटामिन B12, B9 आपका फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट। विटामिन B12 को हम कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। B9 की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, ये सारी चीजें होंगी। परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की वजह से होगा। नेक्स्ट है विटामिन C। तो विटामिन जो C है, विटामिन C और विटामिन E, इन दोनों का आप याद रखोगे, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट पता है आप लोगों को हम एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? which protects our body, that type of. हाँ, एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किन चीजों से? फ्री रेडिकल से। तो आगे है हमारे टॉपिक में एंटीऑक्सीडेंट, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग याद रखोगे कि ये जो विटामिन C है और विटामिन E है, अगर ग्रुपिंग करके आप याद रखते हो तो आपको चीजें जल्दी याद रहेंगी। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। विटामिन E का तो एक सोल फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट, और दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फंक्शन विटामिन E का है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फर्टिलिटी। ठीक है, तो पहले विटामिन C हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन C आपका एंटीऑक्सीडेंट, और इसके अलावा हमारी स्किन में एक फाइबर होता है जिसे हम कोलेजन फाइबर कहते हैं। ये हमारी स्किन को थोड़ा सा हार्ड बना के रखता है। तो विटामिन C इसी कोलेजन फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा।
तो अगर विटामिन और साथ में इम्यूनिटी भी विटामिन सी मेंटेन करके रखता है, तो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी स्किन है वो धीरे धीरे वहां पे से कोलेजन फाइबर कम होने लगते हैं और जो हमारी स्किन है उसमें वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो सबसे अगर हम देखें सबसे ज्यादा हमारी स्किन का जो सेंसिटिव पार्ट है वो है हमारे लिप्स। लिप्स की स्किन बहुत ज्यादा हल्की होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी की स्किन में कोलेजन जो फाइबर है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और सबसे जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो दिखने लगते हैं हमारे लिप्स में। जो होंठ है वो धीरे धीरे फटने लगते हैं, उनमें ड्राइनेस आने लगती है और इसी डिजीज को हम कहते हैं स्कर्वी। तो ये आपका विटामिन सी हो गया। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का नॉर्मल लेवल बना के रखता है। इसके अलावा विटामिन डी का एक और फंक्शन है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। यानी कि अगर आप कुछ भी कैल्शियम का सोर्स खा रहे हो तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां से ब्लड में पहुंचाने का काम विटामिन डी करता है। साथ में फास्फोरस को भी ब्लड में पहुंचाने का काम विटामिन डी करता है। विटामिन डी की वजह से 2-3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ऑस्टियोमेलेकिया और ऑस्टियोपोरोसिस, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे रिकेट्स। अब ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेकिया इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले दोनों में ही सेम सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? हमारी जो बोन्स है वहां पे कैल्शियम खत्म होने लगता है, तो हमारी बोन्स को मजबूत करने का काम करता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम हमारी बोन्स में कम हो रहा है तो जो बोन्स हैं वो धीरे धीरे उनकी मजबूती खत्म हो जाएगी, वो स्पंजी होने लगेंगी, हार्ड नहीं रहेंगी, स्पंज की तरह होने लगेंगी। अगर हमारी बोन्स में से हमने पूरा कैल्शियम अलग कर दिया तो बोन्स हमारी एक स्पंज की तरह हो जाएगी, थोड़ी भी हार्डनेस बोन्स में नहीं रहेगी। तो जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी से हमारी बोन्स पोरस होने लगती है। ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, 2 कंडीशन, ऑस्टियोमेलेकिया और ऑस्टियोपोरोसिस। अब इन दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हम कब कहेंगे? जब हम कैल्शियम का सही से इंटेक नहीं कर रहे हैं। जो लोग कैल्शियम बहुत कम खाते हैं उनकी बॉडी में फिर क्या होने लगता है? कैल्शियम की कमी होने लगती है और हड्डियां फिर सॉफ्ट होने लगती हैं, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरी सर ब्रिटल होता है क्या यहाँ पे? ऐसे ब्रिटल चॉक जैसे हो जाते हैं, वो ही कंडीशन ना? हाँ, उसकी तरह बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएंगी, ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है ऑस्टियोमेलेकिया। आपकी क्लास है अभी? नो सर, 7 बजे। ठीक है, जस्ट ये विटामिन के तक हम खत्म करते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ठीक है, ऑस्टियोमेलेकिया हम किसे कहते हैं? यहाँ पे हम कैल्शियम का इंटेक हमारी बॉडी में सही रहता है, खाने में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिक्वेट कैल्शियम का आप एडिक्वेट यानी कि काफी अमाउंट में आप इंटेक करते हो, लेकिन फिर भी क्यों हमारी बोन्स वीक हो रही हैं, क्यों हमारी बोन्स कमजोर हो रही हैं, उसके पीछे का रीजन है विटामिन बी डेफिशिएंसी। एब्जॉर्प्शन नहीं होता क्या सर वहाँ पे फिर? हाँ जी बिल्कुल, विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कितना भी हम कैल्शियम का इंटेक करेंगे, कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से जो बोन्स हैं वो कमजोर हो जाएंगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोमेलेकिया। तो अगर हम देखें ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेकिया दोनों में से कौन सी कंडीशन ज्यादा विटामिन डी की वजह से हो रही है, वो है आपका ऑस्टियोमेलेकिया।
नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट भी एक तरह से बोन से रिलेटेड डिजीज है, स्पेशली ये बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से यहाँ पे भी कैल्शियम कम होने लगता है और जो बोन्स हैं उनका शेप बिगड़ने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस और मेलेकिया में सभी लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ? जी सर, ऑस्टियो में इसको विटामिन डी की प्रॉब्लम्स होती है ना सर, इसमें ऐसा बताया। हाँ, ऑस्टियोमेलेकिया विटामिन डी की वजह से होगी मेनली, और ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम ही कम होगा हमारी डाइट में। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ई। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरफ वर्क करता है और साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है विटामिन ई। अगर विटामिन ई नहीं रहा तो इसकी वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन प्रभावित हो सकता है, और जो मेन इसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं वो है धीरे धीरे इम्यूनिटी लॉस होने लगती है। विटामिन के आपकी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, जहाँ पे भी क्लॉट फॉर्मेशन होगा वो विटामिन के ही वहाँ पे हेल्प करेगा। तो अगर विटामिन के हमारी डाइट में नहीं रहा, हमारी बॉडी में विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से जो ब्लड कोगुलेशन है उसमें फिर प्रॉब्लम आने लगेगी, और उसे हम कहते हैं ब्लीडिंग डायथीसिस। ये टर्म आपको याद रखना है, ब्लीडिंग डायथीसिस। इसमें क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन में देरी हो जाती है, यानी कि फ्लोटिंग होने से सर अगर क्या होता है, थक्का होता है क्या सर? नहीं समझ में आ रहा है सर वर्ड। क्लॉट मतलब कहीं पे कटता है तो थक्का बन जाता है ना ब्लड का, तो उसमें हेल्प करता है विटामिन के। तो अगर वो थक्का नहीं बन पाया तो खून का बहना लगातार जारी रहेगा और बहुत लंबे टाइम के बाद खून का थक्का बनेगा कहीं पे भी अगर कट लगता है तो उस कंडीशन को हम ब्लीडिंग डायथीसिस कहते हैं। सर हीमोफीलिया किससे हीमोफीलिया नहीं होती जल्दी से? हीमोफिलिक तो सब्सटेंस होते हैं, हीमोफिलिक हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो ब्लड को रिपेल करते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर विटामिन ई के फंक्शंस एक बार बताइए। हाँ, विटामिन ई आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, फर्टिलिटी है, इसको मेंटेन करके रखता है विटामिन ई। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है आपके? आप लोग लीव